कक्षा 6 के सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 13D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में हम सीखेंगे कि दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की जांच कोण, भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम द्वारा कैसे करते हैं। और जब प्रश्न में एक भुजा और उस भुजा के दो कोण दिए जाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये सब हम इस अभ्यास में सीखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज के सर्वांगसम है? कौन सा त्रिभुज के सर्वांगसम है? तो निम्न प्रश्न संख्या में कुछ त्रिभुज हमको दिए गए हैं और हमको देखना है कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके आकार और माप एक जैसे होते हैं। उन आकृतियों को हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे पहले चित्र में देखिए एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी एक भुजा दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और इस भुजा पर दो कोण 40 डिग्री का और एक 60 डिग्री का कोण दिया गया है। और पास में एक त्रिभुज है DEF। इसकी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर और इस भुजा पर एक कोण 60 डिग्री का और एक कोण 40 डिग्री का है। तो अगर हम पहले और दूसरे दोनों त्रिभुज को देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है। यहाँ भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है। तो एक तो एकक भुजा की माप यहाँ पर हो गई है बराबर और इस भुजा पर एक कोण 40 डिग्री का है और दूसरा कोण 60 डिग्री का है। यहाँ पर भी एक कोण 60 डिग्री का है और एक 40 डिग्री का कोण है। एक भुजा पर दोनों कोण देखिए 40 डिग्री का कोण यहाँ पर भी है और 40 डिग्री का कोण यहाँ पर भी है। इस भुजा पर दूसरा कोण 60 डिग्री का है और इसी भुजा पर दूसरा कोण 60 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दो तो कोण बराबर है देखिए दोनों त्रिभुज के। एक कोण 40 डिग्री का यहाँ पर कोण शीर्ष ए पर 40 डिग्री का कोण है, वहां पर शीर्ष एफ पर 40 डिग्री का कोण है। यहाँ शीर्ष बी पर 60 डिग्री का कोण और यहाँ पर शीर्ष ई पर 60 डिग्री का कोण। और ये कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं उनकी माप भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं ASA सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांगसम। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण ए के बराबर है कोण एफ, कोण बी के बराबर है कोण ई और ये कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं वह भुजा भी बराबर है। तो इस त्रिभुज का अगर हम नाम लिखें तो 40 डिग्री से 60 डिग्री के कोण की ओर लिखेंगे हम। तो ए बी सी। तो पहला त्रिभुज है ए बी सी। अब दूसरे त्रिभुज में भी जैसे यहाँ पहले त्रिभुज का नाम ए बी सी लिखा तो दूसरे त्रिभुज का नाम लिखने के लिए तो एक कोण ए के जो संगत कोण है उसका नाम पहले लिखेंगे दूसरे त्रिभुज में। तो कोण ए यहाँ पर 40 डिग्री का है और इस त्रिभुज में कोण एफ 40 डिग्री का है तो पहले लिखेंगे एफ। फिर कोण बी 60 डिग्री का है और यहाँ पर कोण है 60 डिग्री का 60 ई शीर्ष ई पर एफ ई डी एफ ई डी। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं ASA सर्वांग समता नियम द्वारा। ए का मतलब एंगल होता है, एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम कोण। और एस का मतलब साइड और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। और ए का मतलब कोण एंगल जिसको हिंदी में बोलेंगे कोण। तो कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण दो संगत कोण बराबर हैं और वे दोनों संगत कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं उसकी माप भी बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। अब इस आकृति में देखिए इस आकृति में दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज है यहाँ पर ए बी और डी एक त्रिभुज ये है। फिर एक त्रिभुज है ABCA। ये दो त्रिभुज इस आकृति में बने हुए हैं। अब इस दोनों त्रिभुज को अगर हम देखें इस आकृति में जो दो त्रिभुज बने हुए हैं उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। AB वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही है। ABD वाले त्रिभुज में भी AB की माप जितनी है
वही ए बी सी वाले त्रिभुज में भी ए बी की माप जितनी है, दोनों त्रिभुज के लिए भुजा ए बी की माप बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो ए बी, एक तो भुजा बराबर हो गई है दोनों त्रिभुज की। और पहले त्रिभुज में अगर हम देखें, ए बी डी वाला जो त्रिभुज है उसमें एक कोण है 30 डिग्री का शीर्ष बी पर। और जो ए बी सी वाला त्रिभुज है उसमें भी एक कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। एक कोण 30 डिग्री का है। के बाद फिर इस त्रिभुज में देखिए, तो एकक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। और पहले वाले त्रिभुज ए बी डी वाले त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी एक कोण 30 डिग्री का है यहां पर ए पर। फिर दूसरा कोण देखिए, पहले वाले त्रिभुज में शीर्ष ए पर जो कोण बन रहा है 25 और 30, ये 55 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में भी शीर्ष बी पर जो कोण बन रहा है वह 25 डिग्री और 30 डिग्री मिलाकर 55 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक ही भुजा पर दो कोण जो बन रहे हैं दोनों त्रिभुज में, वो बराबर हैं दोनों त्रिभुज के। तो ये वाले इस आकृति में जो त्रिभुज बन रहे हैं वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो यहाँ जो पहला त्रिभुज है हमारा ए बी डी, इस त्रिभुज का नाम हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी। और जब दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो शीर्ष ए के संगत जो शीर्ष आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ए के संगत, देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी डी, तो शीर्ष ए पर जो कोण है वह 25 और 30 डिग्री दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये 55 डिग्री का हो जाएगा। तो शीर्ष ए, और त्रिभुज ए बी सी में जो कोण है 55 डिग्री का वो है शीर्ष बी पर। तो पहले आएगा यहाँ पर बी, ए के संगत कोण है यहाँ पर बी, शीर्ष ए के संगत है शीर्ष बी दूसरे वाले त्रिभुज में। उसके बाद बी के संगत देखिए, पहले त्रिभुज में जो शीर्ष बी पर जो कोण बना हुआ है पहले त्रिभुज में ए बी डी, शीर्ष बी पर 30 डिग्री का कोण है। तो दूसरे त्रिभुज, जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, उसमें 30 डिग्री का कोण शीर्ष ए पर है। तो पहले त्रिभुज में जो शीर्ष बी है उसके संगत दूसरे त्रिभुज में शीर्ष ए है। उसके बाद ये ए बी डी और डी के संघर्ष दूसरे त्रिभुज में हो जाएगा कोण शीर्ष सी। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हो गए हैं सर्वांगसम। ए सर्वांग क्षमता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज में एक भुजा की माप बराबर है। ए बी वाली भुजा की माप दोनों त्रिभुज के लिए एक जैसी होगी। और इस बराबर वाली भुजा पर जो कोण बनेंगे, एक कोण तो 30 डिग्री का है दोनों त्रिभुज में, और एक कोण है 55 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज ए सर्वांग क्षमता द्वारा के नियम द्वारा सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। अब ये अगली आकृति देखिए, इस आकृति में भी दो त्रिभुज है, एक तो ओ डी ए और दूसरा त्रिभुज है ओ बी सी। ये दोनों त्रिभुज देखने हैं हमको ये सर्वांगसम है या नहीं। अब दोनों त्रिभुज में हम देख सकते हैं, पहले त्रिभुज में एक भुजा है ओडी, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की भुजा ओबी, इसमें भी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इस भुजा पर एक कोण 100 डिग्री का है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी इस 2 सेंटीमीटर वाली भुजा पर एक कोण 100 डिग्री का है। और जब ये दोनों रेखा AC और BD रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके बीच में जो ये शीर्षा विमुख कोण बनेंगे इनकी माप बराबर होगी। तो इस भुजा पर दोनों त्रिभुज में एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, और 2 सेंटीमीटर की भुजा पर पहले त्रिभुज में एक 100 डिग्री का कोण है, और दूसरे त्रिभुज में इसी भुजा पर 2 सेंटीमीटर वाली भुजा पर भी एक 100 डिग्री का कोण है। और जो दूसरा कोण बन रहा है इसी भुजा पर दोनों त्रिभुज में, वे भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहले त्रिभुज में शीर्ष ओ पर जो कोण बनेगा दूसरे त्रिभुज में शीर्ष ओ पर बने कोण के बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुज में भी एकक भुजा की माप बराबर है, और इस भुजा पर बने दो कोणों की माप भी बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी ए सर्वांग क्षमता नियम द्वारा सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज
इस त्रिभुज का नाम होगा ओ डी ए। ओ डी ए सर्वांशम है त्रिभुज ओ बी सी के। त्रिभुज ओ बी सी। अब प्रश्न संख्या एक में हमको कुछ आकृति दी गई थी जिनको देखकर हमको बताना था कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांशम है। तो प्रश्न संख्या एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दो पर। प्रश्न संख्या दो है, चित्र में एडी कोण ए की अर्धक है तथा एडी लंब है भुजा बीसी पर। प्रश्न में हमसे कहा है एडी जो है इस चित्र में, एडी वाली जो रेखा है वो कोण ए की अर्धक है। अर्धक का मतलब है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है एडी वाली भुजा। ये एडी वाली जो भुजा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये आधा कोण इधर आ जाएगा और आधा कोण इधर। फिर एडी जो रेखा है बीसी पर लंब है। ये एडी वाली जो लाइन है इस बीसी वाली भुजा पर लंब है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है इस भुजा पर। इधर भी 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण। अब हमको बताना है कि क्या त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एडीसी के सर्वांशम है। हमको ये देखना है इस आकृति में जो त्रिभुज है एडीबी एडीसी वाले त्रिभुज के सर्वांशम है या नहीं। ये दोनों त्रिभुज देखने हैं ये एक दूसरे के सर्वांशम है या नहीं। अगर हम इस त्रिभुज में ए डी बी वाले त्रिभुज में देखिए और एडीसी वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में ये पहला त्रिभुज ये दूसरा, दोनों त्रिभुज में एडी वाली भुजा तो की माप दोनों त्रिभुज के लिए बराबर होगी। और इसमें एडी वाली भुजा पर पहले त्रिभुज में शीर्ष डी पर 90 डिग्री का कोण है, दूसरे त्रिभुज में भी शीर्ष डी पर 90 डिग्री का कोण है। और ये एडी वाली रेखा इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है, ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो आधा कोण इधर है आधा कोण इधर है। तो एडी वाली भुजा पर पहले वाले त्रिभुज में जो दो कोण बन रहे हैं दूसरे वाले त्रिभुज में दो कोणों के बराबर हैं वही दो कोण। तो एक तो भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में और उस भुजा पर बने दो संगत कोण दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है। तो ए एस ए सर्वांग क्षमता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या दो के पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि देखिए यहां पर एक कोण है ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के। ए डी सी के दोनों में 90 डिग्री के कोण है ये हमको प्रश्न में पहले से ही बताया गया है कि एडी वाली रेखा बीसी पर लंब है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुज के लिए। फिर उसके बाद एडी वाली भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, एक जैसी एडी बराबर एडी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। इस भुजा की माप दोनों त्रिभुज के लिए बराबर होगी। उसके बाद ये जो कोण है बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है, ये कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। तो कोण सी ए डी ये दोनों कोण बराबर हैं। ये भी प्रश्न में हमको दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है एडी वाली जो रेखा है कोण ए का अर्धक है, अर्थात उसको दो बराबर कोणों में विभाजित कर रही है ये एडी वाली रेखा कोण ए को। अब दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर है और दो कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं वह भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं एस इसलिए ए एस ए सर्वांग क्षमता सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम है त्रिभुज ए डी सी के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले सवाल का उत्तर हाँ, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम है ए एस ए सर्वांशमता नियम द्वारा। अब दूसरा भाग है इसका, क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी, कि बी डी वाली जो भुजा है बी डी वाली भुजा इस डी सी वाली भुजा के बराबर है। जब दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज इस आकृति में, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा, जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी। जब दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं तो उन आकृतियों के जो संगत भाग होते हैं वे सदैव बराबर रहते हैं। तो भुजा बी डी भुजा डीसी के बराबर होगी।
तो लिख देंगे हाँ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, बीडी वाली जो भुजा है वह बराबर है डीसी के। और यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि सर्वांशम सर्वांशम आकृति के सर्वांशम त्रिभुजों के, ऐसे लिखेंगे हम, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजा भुजा बराबर होती है। इसलिए दोनों त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बीडी, दूसरे त्रिभुज की भुजा सीडी, दोनों बराबर होंगी। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। चित्र में एक रेखा है AX वाली जो रेखा है कोण CAB, CA और B, ये जो कोण बना हुआ है शीर्ष A पर, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। आधा भाग ऊपर हो जाएगा इस कोण का, आधा भाग नीचे हो जाएगा। फिर आगे CAB और BDC दोनों को समद्विभाजित कर रही है। BDC ये दूसरा वाला जो कोण है जो शीर्ष D पर बन रहा है, उसको भी बीच में से विभाजित कर रही है, उसके भी दो बराबर भाग ये AX वाली रेखा कर रही है। तो इन उन तीन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांशम सिद्ध हो जाएं। अब हमको वे तीन तथ्य लिखने हैं, इनकी सहायता से हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करें। ऊपर वाला त्रिभुज जो है ACD और नीचे वाला त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमको कौन से तीन तथ्य यहाँ पर लिखने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACD। अब इन दोनों त्रिभुज में वे तीन तथ्य लिखने हैं जिनकी सहायता से हम कह सके कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हैं। तो पहले त्रिभुज में देखिए, पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में शीर्ष A पर जो कोण बना हुआ है ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि AX वाली जो रेखा है वो कोण CAB को दो बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है। ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है कि AX वाली रेखा कोण CAB को समद्विभाजित करती है। तो ये जो कोण बनेगा CAD पहले त्रिभुज का कोण है। अच्छा, ABD ये हमारा पहला त्रिभुज, ये दूसरा। पहले त्रिभुज का कोण कोण BAD बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण CAD के, कोण CAD के। ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? यहां लिखेंगे AX रेखा AX कोण CAB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित समद्विभाजित करती है, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद पहले त्रिभुज में जो कोण है बी, अब इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा है AD, AD वाली भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे AD बराबर AD, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, तो इसकी माप बराबर होगी दोनों त्रिभुजों के लिए, उभयनिष्ठ भुजा। अब पहले त्रिभुज में एक कोण है BDA और दूसरे त्रिभुज का कोण है CDA। BDA और दूसरे त्रिभुज का कोण है CDA। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि AX वाली रेखा कोण BDC कोण को भी समद्विभाजित करती है। ऐसा प्रश्न में बोला गया है कि AX कोण BDC को समद्विभाजित करती है, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुजों में एकक कोण, दो कोण बराबर है और वे दोनों कोण जिस भुजा पर बन रहे हैं उसकी माप भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए
यहाँ चूंकि लिख देंगे, चूंकि। इसलिए एस एस ए सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता नियम से, नियम से त्रिभुज एबीडी जो है, एबीडी सर्वांगक्षम है त्रिभुज एसीडी के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम सिद्ध हो गए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। और ये प्रश्न हमारे अभ्यास का लास्ट सवाल है। देखिए प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजा एसी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए पर 60 डिग्री का कोण है और कोण शीर्ष सी पर 45 डिग्री का कोण है। तो प्रश्न संख्या 4 में हमको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें एक भुजा की माप दी गई है और उस भुजा पर बने दो कोण, एक कोण है 60 डिग्री का और दूसरा कोण है 45 डिग्री का। ये मापें भी हमको दी गई हैं। तो हम पटरी प्रकार और पटरी प्रकार की सहायता से इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम भुजा एसी की भुजा एसी खींचेंगे पटरी की सहायता से जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा एसी खींच दी है पटरी की सहायता से। तो यहाँ पर पहले शीर्ष पर लिखेंगे ए और इस भुजा के दूसरे शीर्ष पर लिख देंगे हम सी। ये भुजा आ गई है 6 सेंटीमीटर की एसी। अब शीर्ष ए पर 60 डिग्री का कोण है, शीर्ष ए पर 60 डिग्री का कोण है। तो अब चांदी की सहायता से हम शीर्ष ए पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो शीर्ष ए पर रखेंगे चांदे को और इससे हम बना देंगे 60 डिग्री का कोण। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर है 60। तो ये 60 डिग्री का कोण हमने यहाँ पर बना दिया है शीर्ष ए पर। ये कोण है 60 डिग्री का और शीर्ष सी पर हमको बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो शीर्ष सी पर हम 45 डिग्री का कोण इस प्रकार बनाएंगे कि जो इस 60 डिग्री वाले कोण वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर सके। तो शीर्ष ए पर चांदे को रखेंगे, शीर्ष सी पर, और इधर की ओर से 45 डिग्री का कोण नाप लेंगे। ये 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीचों बीच वाली जो रेखा है यहां पर होगा 45 डिग्री का कोण। तो शीर्ष सी पर हमने 45 डिग्री का कोण बना दिया है। ये दोनों रेखाएं शीर्ष ए से जो कोण जा रहा है 60 डिग्री का और शीर्ष सी से जो कोण जा रहा है 45 डिग्री का, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है बी, त्रिभुज ए बी सी। ये आ गया है शीर्ष बी जहां पर कोण 60 वाली रेखा और कोण 45 वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। उसी प्रतिच्छेदन बिंदु पर त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है बी। तो पटरी और चांदी की सहायता से हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13D भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के साथ। जय हिंद, जय भारत।